तो आईडीडी के क्या पढ़ रहे थे हम? आईडीडी के कंपोनेंट्स। क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स। ठीक। तो देखिए आईडीडी जो था, कंपोनेंट्स ऑफ आईडीडीसीपी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम से उसके कंपोनेंट्स क्या थे? तो पहला हमने पढ़ लिया था आयोडाइज्ड साल्ट। ओके। अब मुझे कोई ये बताएगा कि प्रोडक्शन पॉइंट पर जो आयोडीन साल्ट है उसमें आयोडीन की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो कितना होना चाहिए? 30 ppm एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। नॉट लेस देन 30 ppm, 30 ppm से कम नहीं होना चाहिए। और जबकि जो कंज्यूमर पॉइंट है वहां कितना होना चाहिए? कंज्यूमर लेवल पे कितना होना चाहिए? 15। हाँ, 15 ppm। ppm का फुल फॉर्म क्या है? कल मैंने बताया था ppm का फुल फॉर्म क्या था? पार्ट पर मिलियन। ओके। अब इसको मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए 1 मिलियन वाटर है। कितना है? 1 मिलियन। अरे ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लिया। हमारे छत की, घर की छत की टंकी रहती है पानी की। अब आप उसमें चीनी जो होती है, शक्कर, चीनी के 5 दाने ले जाके डाल दो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो क्यों? वो 5 पार्ट क्या थे? 5 पार्ट पर, मतलब जित बहुत सारा पानी था 1 मिलियन पानी में। अगर 5 पार्ट मीन्स, जो पार्ट है 5 मीन्स 5 जो हमने चीनी के दाने उसमें डाल दिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से जो आयोडीन है उसके कुछ पार्ट को आयोडीन साल्ट में मिक्स किया, मीन्स साल्ट के अंदर मिक्स किया जाता है, जिसके कारण जो आयोडीन का जो वैल्यू है वो उसमें रहे और जिससे ग्वाइटर ना हो। ओके। नेक्स्ट, सेकंड देखिए क्या है। अच्छा मुझे एक बताइए, जो इंजेक्शन आता है आयोडाइज्ड ऑयल का 1 ml का, वो कितने साल तक प्रोटेक्ट करता है? 4 इयर्स तक। और ये स्पीकर किसका खुला है? जो बच्चों की आवाज आ रही है घर में, प्लीज क्लास में डिस्टर्ब ना करें, ना। ओके। 4 इयर्स तक क्या करता है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे देखिए, ओरल आयोडाइज्ड साल्ट। ओके। कैसे? द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीन आयोडाइज्ड ऑयल और एज सोडियम आयोडेट टैबलेट्स इज टेक्निकली सिंपलर देन द इंजेक्शन मेथड। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो ओरल आयोडाइज्ड ऑयल को भी हम ले सकते हैं। ओके। किस तरीके से? जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं हम आयोडीन को। जो किस फॉर्म में मिलेगा हमें? आयोडाइज्ड ऑयल हो सकता है या फिर सोडियम आयोडेट टैबलेट्स हो सकती है। कौन सी टैबलेट हो सकती है? सोडियम आयोडेट। और जो टेक्निकली देखा जाए तो ये सिंपलर है देन द इंजेक्शन मेथड। किस मेथड से सिंपल है ये? ओके। आगे देखिए नेक्स्ट, आयोडीन मॉनिटरिंग, अ नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज इज अवेलेबल फॉर दिस। अब आयोडीन की मॉनिटरिंग के लिए क्या चाहिए हमें? हमें एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए जहां पर कहीं भी अगर हमको आयोडीन टेस्ट कराना है साल्ट के अंदर है या नहीं, तो उसे हम आसानी से करा पाए। और ये कब संभव हो पाएगा? जब उसका जो लेबोरेटरीज का जो नेटवर्क है, मीन्स हर जगह उसकी जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वो अवेलेबल हो। ओके। ओके नेक्स्ट देखिए, manpower training means health workers and other engaged in the program are trained in all aspects of goiter control including legal enforcement and public education। और जो मैन पावर ट्रेनिंग में क्या है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं जो आयोडीन अमीज आईडीडीसी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम या गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें प्रॉपर और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में पता हो जाए, किस तरीके से हम आयोडीन को टेस्ट कर सकते हैं साल्ट के अंदर, है ना। कौन कौन से लीगल एनफोर्समेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं कि हाँ नमक आयोडाइज साल्ट होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो कितना फाइन लगेगा, ये सारी चीजें उनके बारे में। और उनको पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके। ओके। आगे देखना,
स्क्रीन तो शो हो रही है ना सभी को? ओके। तो स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मीन्स जानता है कोई? मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, मल्टीमीडिया का यूज करके, थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द वीडियोस, थ्रू द टेलीविजन, है ना, थ्रू द स्पीकर्स, मास मीडिया का यूज करके। इट्स अ पावरफुल टूल फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन। अब वो आपसे पूछेगा किस तरीके से वो पूछेगा कि विच कंपोनेंट ऑफ IDD-CP प्रोग्राम इज मोस्ट पावरफुल या मोर पावरफुल टूल फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन इज। एग्जाम्पल, आयोडीन मॉनिटरिंग, मैन पावर ट्रेनिंग, मास कम्युनिकेशन, या फिर रोल ऑफ नर्स। मास कम्युनिकेशन, ओके, पावरफुल टूल है फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए। ये स्पीकर म्यूट कर लो जो घर पे काम कर रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब ना करें प्लीज, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से, है ना, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। चलिए, इट शुड बी फुली यूज्ड इन ग्वाइटर कंट्रोल वर्क, क्रिएशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस इज अ की टू सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, है ना, और साथ में ग्वाइटर कंट्रोल के लिए पब्लिक को बता सकते हैं कि ग्वाइटर होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं, उससे कैसे बचा सकता है, प्रिवेंट किया सकता है। और दिस इज द की पॉइंट फॉर द सक्सेस टू द ऑफ द प्रोग्राम। और ये एक की पॉइंट है किसी जो हमारा आयोडीन जो ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है उसको सक्सेस करने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए। ओके ओके। आगे देखिए, हजार्ड्स ऑफ आयोडाइजेशन। Amid increase in incidence of thyrotoxicosis has now been described following the iodized salt program। और क्या होता है इसमें, कुछ समझ में आया इसमें क्या होता है? कुछ जगह इंसिडेंट्स मिलते हैं कुछ मात्रा में, किसके इंसिडेंट्स मिलेंगे? थायरोटॉक्सिकोसिस मीन्स उनमें जो थायराइड की जो थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या हो जाएगा? थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा। टॉक्सिकोसिस मीन्स वहां पर जो उसके T3 और T4 है और आयोडीन का, वहां जब आयोडीन ज्यादा मात्रा में अगर पहुंच गया तो उसका क्या हो जाएगा? उनका जो प्रोडक्शन है वहां से वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण उसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथा नेक्स्ट टाइम से फिर मैं वेटिंग रूम ही यूज करूंगा अगर इस तरीके की कंडीशन रही तो। चलिए, ठीक है। तो क्या मीन्स थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा अगर आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में वहां पहुंचेगी, तो जिसके कारण ये ज्यादा मात्रा में आयोडीन सीक्रेट करने लगेगी और क्या हो जाएगी? हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से थायरोटॉक्सिकोसिस भी हो जाता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स का है, अ कंप्लीट असेसमेंट इज नेसेसरी टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इट विल हेल्प द प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द IDD प्रोग्राम। A nurse is direct care provided to the families or the community and the patients in the hospitals। तो मीन्स क्या है इसमें, जो एक नर्स है वो अच्छे तरीके से क्या करे? असेसमेंट करे। असेसमेंट इज नेसेसरी फॉर नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रॉ आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है या नहीं, इसकी कितनी संभावना है या कितने केसेस मिल रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड, उसकी जो तीव्रता है उसका पता करने के लिए क्या करना है? नेसेसरी असेसमेंट करना है। और उसी के बाद हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे IDD प्रोग्राम के अंतर्गत। और एक नर्स का ये रोल है कि वो क्या करे? कम्युनिटी के अंदर जितनी भी फैमिलीज है वो या फिर हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनको अच्छे तरीके से क्या करे? केयर प्रोवाइड करे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यू वुड वर्क्स एज मीडिएटर बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ अथॉरिटीज।
ये क्या बोल रहा है? आप एक किस तरीके से वर्क कर रहे हो? यू वुड वर्क एज अ मीडिएटर, मीन्स होता है बीच का। ओके। आप जो MLHP है, MLHP, या फिर CHO, या फिर ANM, या फिर आशा, तो ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? ये क्या है? एक मीडिएटर की तरह वर्क कर रहे हैं। किस किस के बीच में? कम्युनिटी के जो मेंबर्स है, कम्युनिटी है उसके, और जो हेल्थ अथॉरिटीज है उनके बीच में। ओके। एंड यू कैन प्रमोट फॉलोइंग एक्टिव, और कौन कौन सी एक्टिविटीज हम प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, मोटिवेट बेटर टू यूज आयोडाइज साल्ट एंड ऑल, और हम जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, कम्युनिटी में जाकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं अबाउट द आयोडाइज साल्ट एंड आयोडाइज्ड ऑयल। ओके, कि वो किस प्रकार का नमक यूज करें? आयोडाइज्ड साल्ट यूज करें। ओके। नेक्स्ट, अरेंज कैंपेन इन स्कूल्स एट क्लिनिक्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, और हमें क्या करने चाहिए? कैंप लगाने चाहिए स्कूल में जाके। क्या करनी चाहिए? एजुकेशन देनी चाहिए अबाउट दी ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, कि आयोडाइज साल्ट का यूज करना चाहिए, इससे ग्वाइटर नहीं होगा, और जो भी बेनिफिट्स हैं आयोडाइज साल्ट के वो उन्हें बताने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, मेक यूज ऑफ कंपलसरी लॉ रिगार्डिंग आयोडाइज साल्ट, और कंपलसरी जो लॉ बनाए गए हैं FSSR के थ्रू, कि 2011 के बाद गवर्नमेंट ने बोला था कि जितना भी जो साल्ट को जो बेचा जाएगा या सेल किया जाएगा, या फिर जो फैक्ट्री से निकाला जाएगा, वो कैसा होना चाहिए? आयोडाइज्ड साल्ट होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, मेक द पैरामेडिकल स्टाफ फुली ट्रेंड, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो फुली क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, प्रोवाइड नॉलेज एंड गिव ट्रेनिंग टू देम अबाउट IDD प्रोग्राम्स, और उनको क्या करनी चाहिए? नॉलेज देनी चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए। किसके बारे में? अबाउट दी IDD प्रोग्राम, कि IDD प्रोग्राम के अंदर करना क्या है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, इसके इंसिडेंट्स कितने मिल रहे हैं उन्हें देखना है, थायरोटॉक्सिकोसिस के केसेस कौन कितने मिले हैं उनको भी नोटिफाई करना है, ये सारी चीजें। ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू योर सब, और ये घर पे जो खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपना स्पीकर म्यूट रखें। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू योर सब ऑर्डिनेट्स टू इवेल्युएट द प्रोग्राम, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आपके साथ जो और भी वर्कर्स हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ, और उन इवेल्युएट करना कि प्रोग्राम जो चला रहे हैं हम, उस प्रोग्राम की सक्सेस रेट क्या है। ओके। नेक्स्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉपकीपर्स अबाउट सेलिंग द आयोडाइज साल्ट, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि आपके कम्युनिटी में कौन कौन सी कितनी शॉप है, और उन शॉप पर जो साल्ट जो सेल किया जा रहा है वो साल्ट कैसा है, आयोडाइज्ड है या नॉन आयोडाइज्ड है। ओके। नेक्स्ट, मेंटेन रिलीवेंट रिकॉर्ड्स, और इसके रिगार्डिंग, प्रोग्राम के रिगार्डिंग, IDD के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जितना भी जो डेटा है, रिकॉर्ड्स है, उनको सही से मेंटेन करके रखना। ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन इज अ मेन टूल टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। देखिए, हेल्थ एजुकेशन तो हमें हर चीज में देनी होती है, चाहे कोई प्रोग्राम करें, चाहे हम नॉर्मली किसी को गाइड करें, हर चीज में आपको क्या देनी होती है? हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग टू देयर वर्क, आप किस क्षेत्र में या किस प्रकार का काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको लोगों को, पीपल्स को, आपकी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को क्या देनी होती है? आपको हेल्थ एजुकेशन देनी होती है। ओके। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या कौन सा है? मिड डे मील प्रोग्राम, MDM भी बोलते हैं इसको, है ना? MDM प्रोग्राम कब, किस सन में स्टार्ट हुआ था, कोई बताएगा? 1962 में। सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया था?
कहाँ किया गया था? मद्रास, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं? नया नाम क्या है मद्रास का? चेन्नई। ओके, चलिए देखिए क्या है। मिड डे मील प्रोग्राम इन ऑर्डर टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन इज नाउ एन एक्सेप्टेड procedure in all advanced countries to provide a good nourishing meal to school children. मिड डे मील का मेन एम क्या था? स्क्रीन मूव नहीं हो रही? आप मूव हो रही है क्या स्क्रीन? अभी भी मूव नहीं हो रही है क्या? रुकिए। अब मूव हो रही है स्क्रीन? ओके ओके, चलिए ठीक है। तो मिड डे मील प्रोग्राम का मेन मोटो क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? दो, एक कॉम्बेट प्रोग्राम था। कॉम्बेट क्या होता है? कॉम्बेट का मीन्स क्या होता है? कॉम्बेट का मीन्स होता है मिक्स्ड, जिसमें एक या प्लस दो उद्देश्य या फिर तीन, दो से ज्यादा क्या हो, पर्पजेज हो उसके प्रोग्राम के, क्या हो, पर्पजेज, उद्देश्य। तो इसमें कौन कौन से उद्देश्य थे मिड डे मील प्रोग्राम? एक तो क्या था, माल न्यूट्रिशन को देखना, ट्रीट करना। दूसरा, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, और हेल्थ को इम्प्रूव करना, स्कूल की साथ में क्या करना, उनको गुड एजुकेशन भी प्रोवाइड करना, क्योंकि वो खाने के लालच में जब स्कूल में आएंगे तो वो कुछ सीखेंगे भी, और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट। In view of the limited finances in India, it is recommended that the school meal should provide at least one third of daily calorie requirement and about a half of the daily protein requirement of children. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसके अंदर एनर्जी या कैलोरी का रिक्वायरमेंट कितने परसेंट होता है? कितनी कैलोरी मिलती है हमें? वन वन थर्ड क्या मिलती है? कैलोरी। और प्रोटीन कितना रहता है? वन थर्ड। हाफ रहता है, वन थर्ड नहीं रहता है ना। तो हाफ रहता है प्रोटीन और कैलोरी वन थर्ड रहती है। ठीक, अब याद कैसे रखेंगे, कोई थोड़ा बहुत पता है? अरे सी को घुमा देना, सी को कैसा कर देना, दूसरी साइड कर दो, इस तरीके से कर दो, एक और बना दो, वन थर्ड। ओके, थोड़ा सा ट्रिक याद रखने के लिए अगर रखना है तो ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता हो जाए कि एमडीएम मीन्स मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर पहली बात तो एक कॉम्बेट प्रोग्राम था, जिसका दो मेनली दो पर्पज थे। एक पर्पज था कि स्कूल चिल्ड्रंस जो है उनके उनमें माल न्यूट्रिशन को ट्रीट करना, उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को क्या करना, इम्प्रूव करना। द सेकेंडरी कि उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड को भी थोड़ा सा क्या बढ़ाना, जब वो स्कूल आएंगे तो कुछ खाने के लालच में आएंगे और कुछ सीखेंगे भी, और साथ में उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा। ओके, सेकंड, इससे कितनी रिक्वायरमेंट में एटलीस्ट कम कितनी एनर्जी और कितनी कैलोरी एनर्जी और कितनी प्रोटीन हमें मतलब बच्चों को मिलती है, तो वन थर्ड कैलोरी और हाफ ऑफ दी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इससे कंप्लीट होती है एमडीएम के अंदर। ओके ओके, आगे देखिए। मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन, कब आया था मिड डे मील प्रोग्राम? 1960 62 में। ओके, आगे फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल शुड कीप इन माइंड ऑफ फॉर दिस मील, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, इट शुड बी अ सप्लीमेंट एंड नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द होम डाइट। ये क्या है, एक प्रकार का मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो क्या है, एक प्रकार का इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को याद रखना, इन पॉइंट्स को याद रखना
क्या है कि जो मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो एक सप्लीमेंट है, नॉट अ सब्स्टिट्यूट एट होम डाइट। अब देखो दोनों में अंतर पता है क्या? बताओ दोनों में अंतर है? क्या अंतर है दोनों में बताओ? हाँ बताओ दोनों में क्या अंतर है? सप्लीमेंट तो होता है पूरा, सप्लीमेंट होता है पूरा, जो मतलब जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करता है, पूरा का आहार है सप्लीमेंट। हाँ, और सब्स्टिट्यूट का मीन्स? सब्स्टिट्यूट मतलब उसका आवश्यक तत्व हो जाता है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? स्क्रीन शो हो रही है? ओके। सप्लीमेंट का मीन्स होता है कि आप खाना तो खा ही रहे हो, खाना के साथ में एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हो। जैसे देखा है जिम में जो लोग जाते हैं, जिम करते हैं, वो लोग अपनी डाइट तो पूरी रखते ही हैं, साथ में वो सप्लीमेंट भी लेते हैं। सप्लीमेंट जैसे कि जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो पाउडर्स आते हैं, है ना, उनको भी यूज करते हैं। तो वो खाना तो ले रहे हैं, खाने के साथ में एक्स्ट्रा जो आप डाइट ले रहे हो दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। ओके। और सब्स्टिट्यूट का मीन्स होता है भाग, आप जो डाइट ले रहे हो उसी का एक हिस्सा। मान लीजिए आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट का कुछ इच्छा आपने दोपहर में जाके फिर खा लिया लंच टाइम पे, तो क्या था, वो उसी का भाग तो था, आपने एक्स्ट्रा तो नहीं खाया। एक्स्ट्रा कब आप लेते? जब आप सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर लेते और लंच के टाइम पे आप लंच दोबारा कंप्लीट पूरा लंच करते, तो क्या होता, जो ब्रेकफास्ट किया था वो एक सप्लीमेंट के फॉर्म में काम करता, और जो लंच आपने खाना खाया वो एक पूरा कंप्लीट फूड या खाने के फॉर्म में काम करता। करता कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सब्स्टिट्यूट का मीन्स होता है जो आप खाना खा रहे हो उसी का कुछ भाग। जैसे आपने टुकड़ों में खाना खाते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे देखे हैं आपने? आपने अगर उनको एक पराठा दिया है तो वो क्या करेंगे, आधा खा लेंगे, आधा रख देंगे, आधा फिर खा लेंगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे, ऐसे ही तो चलता है ना? तो वो सप्लीमेंट हुआ कि सब्स्टिट्यूट है फूड का ही? वो सब्स्टिट्यूट है क्यों, वो उस फूड का ही भाग है, क्योंकि उसने वो कंप्लीट नहीं किया, पहले खा लेता फिर बाद में खाता तो हम मान सकते थे ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड सप्लीमेंट। ओके। ओके नेक्स्ट देखिए, it should supply at least one third of the total energy requirement and half of the protein need। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, याद रखना, इन पॉइंटों में से क्वेश्चन बनते हैं। ओके। नेक्स्ट, इट्स कॉस्ट शुड बी रीजनेबल लो। अब इनमें से आपको एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं, इन पॉइंटों में से कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे? एक्सेप्ट मीन्स वो आपको 3 पॉइंट सही दे देगा, इनमें से एक कोई पॉइंट देगा जिसको वो गलत कर देगा, घुमा देगा। जैसे वो बोल देगा इट्स कॉस्ट शुड बी रीजनेबल, नॉट अ रीजनेबल, है ना, या फिर वो बोल देगा इट दस द इट शुड सप्लाई एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड एंड वन थर्ड ऑफ द प्रोटीन नीड। तो एक्स गलत कौन सा सेंटेंस हो गया? हाँ, क्योंकि उसने क्या है, दोनों को ही सेम वैल्यू में कर दिया, हाफ आप बोल देता तब भी गलत था कि नहीं? इसी प्रकार से नेक्स्ट, नो कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग प्रोसेस शुड बी इन्वॉल्व, यहां वो कर देता कि द कुकिंग प्रोसेस शुड बी कॉम्प्लिकेटेड, तो ये क्या हो जाता, एक्सेप्ट हो जाता है ना। ठीक, लेकिन जो एमडीएम के अंदर जो हम खाना या जो सप्लीमेंट जो तैयार करते हैं वो उसकी कुकिंग प्रैक्टिसेस होती है, वो कैसी होती है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, सिंपल होती है, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, एज फार एज पॉसिबल लोकली अवेलेबल फूड शुड बी यूज, दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मील। और ज्यादातर हम कोशिश क्या करते हैं कि जो फूड है वो कैसे होना चाहिए, लोकली अवेलेबल हो जाए, हमें वहीं के आसपास के क्षेत्र में जो ज्यादा पाया जाता है उसी को हम ज्यादातर सप्लाई करें, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो कैसी रहेगी, कम रहेगी, है ना। ओके। नेक्स्ट, द मेन्यू शुड बी फ्रिक्वेंटली चेंज टू अवॉइड मोनोटोनी। और जो मेन्यू है जो खाने का उसको समय समय पर क्या करना चाहिए, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। क्यों, किस लिए, टू अवॉइड मोनोटोनी। मोनोटोनी का मीन्स होता है कि एक ही जैसा फूड चला रहे हो तो एक चीज की तो उनमें रिक्वायरमेंट अच्छी है,
मीन्स आप लगातार कोई भी विटामिन सी खाते जा रहे हो, तो विटामिन सी तो आपकी बॉडी में बहुत सारा है, लेकिन बाकी के जो और न्यूट्रिएंट्स है उनका क्या हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोटोनी ना हो, इसको बचाना चाहिए। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट क्या इसी में किसी को? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ फीडिंग डेज इन अ ईयर शुड बी 250 टू हैव द डिजायर्ड इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। और कम से कम पर एक साल में कितने दिन तक फीडिंग करानी होती है एमडीएम के अंदर? 250 दिन, 200 दिन, 150 दिन, 300 दिन, 250 days। ओके, नेक्स्ट, school feeding should not be considered as an end or in itself. National program of midday meal school is also discussed। आगे का यूनिट आगे है। अब देखिए इसमें आगे क्या है, द इम्पोर्टेंट गोल्स टू बी अकॉम्प्लिश्ड आर। अब इम्पोर्टेंट गोल्स क्या क्या है जिनको हमें अकॉम्प्लिश्ड करना होता है, मीन्स कंप्लीट करना है, अचीव करना है, वो क्या है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अरे ये क्या कर रहे हो, कौन है? सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लें। जिसको कुछ पूछना है या समझ में नहीं आता वो अपना अनम्यूट रखे, या फिर जो शांति से घर में बैठे हुए हैं वो अपना अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सभी को डिस्टर्ब ना करें। देखिए फर्स्ट, रीओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट गोल हैं? फर्स्ट गोल से क्या है कि हमें रीओरिएंट करना है किसकी, ईटिंग हैबिट्स की। ओके, हमें पहले पता करना है कि हम जो सप्लीमेंट बना रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसकी जो लोग हैं वहां के, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है। ओके, नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन न्यूट्रिशन एजुकेशन इनटू द करिकुलम। और न्यूट्रिशन एजुकेशन को किसमें कंबाइन करना चाहिए? उनकी जो करिकुलम है, जो उनका सब्जेक्ट है, उनके अंदर उनको किस सब्जेक्ट को, किस पॉइंट को, या किसके बारे में एजुकेशन और देनी चाहिए? न्यूट्रिशन एजुकेशन को। ठीक, नेक्स्ट, एनकरेजिंग द यूज ऑफ लोकल कमोडिटीज। और हमें क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, किसे? जो वहां के लोकल जो लोग हैं, जैसे लोकल सरपंच है या लोकल के ऐसे लोग हैं जिनकी बातें वहां की कम्युनिटी जो उनकी बात मानती है और वो वहां एज अ लीडर या काम कर रहे हैं, तो उनको क्या साथ में लेकर उनको एनकरेज करना चाहिए, वहां के लोगों को एनकरेज करना चाहिए, जिससे वो उनकी बातें और अच्छे से सुने और उनको फॉलो करें। ठीक, नेक्स्ट, इंप्रूविंग स्कूल अटेंडेंस एज वेल एज एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल्स। और क्या है, पीपल्स का मीन्स क्या होता है? इस पीपल्स का मीन्स क्या है? आंख। तो क्या है इसका? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए शिष्य जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो क्या क्या इंप्रूव करना होता है हमें इसके अंदर? स्कूल अटेंडेंस के साथ साथ और क्या? एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल्स। ओके, कि बच्चे कुछ सीख कर भी जाएं। ठीक, अब देखिए, द सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड टू द स्टेट अंडर द प्रोग्राम बाय वे ऑफ फ्री ऑफ स्कूल ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम नियरेस्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट लीस्ट रेट ऑफ 100 ग्राम पर स्टूडेंट पर डे एंड सब्सिडी फॉर द ट्रांसपोर्ट ग्रेन। ठीक है, तो पर स्टूडेंट और टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स टू कुक द मिड डे मील प्रोग्राम मिनिमम 30 कैलोरीज एंड ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट विल प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन इन क्लास। और देखिए इसका ऑब्जेक्टिव्स और क्या है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? अचीव करना है। क्या अचीव करना इसका ऑब्जेक्ट है? कि कुक्ड जो जो कुक्ड मिड डे मील प्रोग्राम है, मिनिमम 30 कैलोरीज, 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट विल बी प्रोवाइड टू ऑल चिल्ड्रंस इन द क्लास ऑफ 1 to 5th। 1 से 5 साल की जो क्लास के तक के जो बच्चे हैं उनको 300 कैलोरीज क्या मिले, कम से कम एनर्जी मिले, और 8 to 12 ग्राम क्या मिले पर डे, प्रोटीन। ओके, अब आगे देखिए इसके आगे क्या है। सम सजेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिड डे मील एज आर अंडर।
मीन्स कुछ सजेशंस जो प्रिपरेशन मिड डे मील प्रोग्राम को प्रिपरेशन के लिए क्या क्या थे। फर्स्ट, फूड ग्रेन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर, एयर टाइट कंटेनर्स, बीन्स टू अवॉइड इन्फेस्टेशन, स्पेशल प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड कंटामिनेशन विद पेस्टिसाइड, डू नॉट स्टोर इन द फूड स्टोर एरिया। और जो हम जो खाना है, जो फूड ग्रेन्स है, जो हम खाना पकाते हैं, उसका जो सामान है, जैसे कि दलिया खिचड़ी जो बना रहे हैं तो उसकी दाल और चावल जो है ना, तो उनको कहां पर स्टोर करके रखना चाहिए, कैसे प्लेस पर स्टोर करके रखना चाहिए? अवे फ्रॉम मॉइस्चर, मीन्स जहां नमी और बारिश पानी वाली चीज आसपास की चीजें ना हो जिससे वो नमी लग जाए उन्हें, है ना, ऐसी जगह रखना चाहिए, मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, साथ में एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, और वैसे इस तरीके से रखना चाहिए कि उनमें कोई कीड़े वीड़े ना पड़ जाएं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यूज होल व्हीट एंड ब्रोकन व्हीट दलिया फॉर प्रिफरिंग मिड डे मील। और हमें क्या प्रेफर करना होता है ज्यादातर मिड डे मील में? जो दलिया वगैरह रहता है ना, ये चीजें इनको भी प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट, राइस शुड प्रिफरेबल बी पोरीबॉइल्ड एंड अनपॉलिश्ड। और जो हम राइस बनाएंगे वो कैसे चावल होने चाहिए? एकदम अच्छे चमकदार, या फिर गांव के जो जैसे हम नॉर्मली निकलते हैं उसी प्रकार के? अनपॉलिश्ड, वेरी गुड, अनपॉलिश्ड, ओके। नेक्स्ट, अगर पॉलिश्ड ज्यादा हम यूज करेंगे तो क्या होगा? किसकी किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? विटामिन थायमीन की, वेरी गुड। आगे चलिए। सिंगल डिश मील using broken wheat or rice and incorporating some amount of pulses or soya beans and some seasonable vegetables, green leafy vegetables and top edible oils will save both time and fuel besides along nutrients broken wheat pulao है ना बेटा। और सिंगल डिश मील का मतलब क्या है? इंपोर्टेंट है, याद रखना। सिंगल डिश मील का मतलब क्या है? क्या यूज करना? ब्रोकन व्हीट, जैसे जो दलिया होता है ना, देखा है दलिया? हेलो, दलिया देखा? आप दलिया देखा? तो दलिया में आपने क्या किया? दलिये के साथ में आपने क्या मिला दिए उसमें? चावल, दाल, ये सारी चीजें मिलाकर आपने एक खिचड़ी टाइप में बना दी उनके लिए, है ना? ओके। जो क्या करेंगे, अगर आप खिच मतलब चावल अलग बनाओगे, दाल अलग बनाओगे, अलग अलग करोगे तो उसमें टाइम और फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? है ना? और सिंगल डिश का मीन्स है कि हमने एक ही साथ मिलकर उसको एज अ खिचड़ी टाइप में बना दिया, तो इससे हमारा टाइम भी बच गया, और जो उसका जो एनर्जी थी वो भी बच गई और जल्दी से तैयार हो गया, है ना? सिंगल डिश मील का पर्पज ये है, ओके। ओके, आगे देखिए। सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन इज नेसेसरी टू हैव गुड क्वालिटी प्रोटीन्स। और सीरियल और पल्स, इनका कॉम्बिनेशन नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। जैसे खिचड़ी में हम क्या करते हैं, चावल ले लिए और दाल ले लिए, मिक्स करके बनाते हैं कि नहीं? पल्सेस जरूरी है, क्यों? क्योंकि गुड क्वालिटी प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन्स अच्छी किसमें मिलती है? दालों में भी मिलती है कि नहीं मिलती? ओके, इसीलिए। और द सीरियल्स पल्स का रेशियो कितना होना चाहिए? हाँ, 3:1 से लेकर 5:1 तक, ओके।
किसी को पता है फॉर्म भरने लगे क्या? चलिए स्टार्ट करें, सभी लोग आ गए? शायद लगे क्या? अभी फॉर्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, आप लोग इग्नू की साइट से देखते रहें। चलिए स्टार्ट करें आगे। जी सर। Sprouted pulse have more nutrients and should be incorporated in single dish meal. Sprouted pulse क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? Sprouted pulse अंकुरित दाल है, ओके। ये भी क्या होती है, मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट, green leafy vegetables when added to any preparation should be thoroughly washed before cutting and should not be subjected to wash after cutting. और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनको कब धोना चाहिए? कटिंग कटिंग करने से पहले या कटिंग करने के बाद? पहले, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए। सोकिंग ऑफ राइस, दाल, bengal gram etc reduce cooking time and wash the grains thoroughly and soak in just sufficient amount of water required for cooking. और जो चावल या दाल और या फिर बंगाल ग्राम जो है, इसको हम जब इसको धोने के बाद इनको कुछ टाइम तक क्या रखना चाहिए, किस लिए रख देना चाहिए? जिससे वे क्या हो, थोड़े से पानी को क्या कर ले, सोख ले और सही हो जाए, ओके। Rice water if left after cooking should be mixed with dal. If these are cooked separately should never be thrown away. ठीक है, क्या करना चाहिए? राइस वाटर जो है, राइस वाटर इफ लेफ्ट आफ्टर कुकिंग शुड बी मिक्स्ड विथ दाल। और जब जो चावल बना रहे हैं हम, चावल बनाने के बाद उसमें दाल भी मिक्स कर देनी चाहिए ना। अगर हमने दोनों को क्या किया है, अलग सेपरेटली कुक्ड किया है तो ठीक है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन इंप्रूव्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। फर्मेंटेशन भी क्या करता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंप्रूव करता है। स्प्राउटेड, फर्मेंटेशन दोनों न्यूट्रिटिव वैल्यूज को बढ़ाता है, ओके। नेक्स्ट, लोकली पॉपुलर फूड आइटम्स जैसे खिचड़ी, कढ़ी, इडली, डोसा, ढोकला में भी एनकरेज। और जो लोकली पॉपुलर जो फूड आइटम्स है उनको हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। उन्हीं को ज्यादातर हमें जो हमारा जो सप्लीमेंट है उसमें बनाकर देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट, कुकिंग मस्ट बी डन विद द लिड ऑन द वॉइड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जो कुकिंग मस्ट बी लिड ऑन द वॉइड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जो हम कुकिंग कर रहे हैं हमें कोशिश ये करना चाहिए कि उसमें से ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड। और ऐसा नहीं है जब बन गए वो पक गए उसके बाद भी आप उनको ज्यादा और पकाने में लगे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रीहीटिंग ऑफ ऑयल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज हार्मफुल एंड शुड बी अवॉइडेड। और बार ऐसा नहीं है कि रीहीटिंग ऑफ ऑयल यूज्ड फॉर फ्राइंग, आप बार बार उसको अच्छा टेस्टी बनाने के चक्कर में बार बार उसे अच्छा सा चटपटा और फ्राई करने में लगे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट, लीफी टॉप्स ऑफ कैरेट्स, रेडिश, टर्निप्स एटसेट्रा शुड नॉट बी थ्रोन। और जो लीफी टॉप्स, जो जो कैरेट्स, रेडिश, टर्निप्स होते हैं, इनके ऊपर जो लीफ पत्ते होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी थ्रोन, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, ओके। एंड ओनली आयोडाइज साल्ट शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग मिड डे मील, ठीक है।
और मिड डे मील में कौन सा नमक यूज करना चाहिए हमें? आयोडाइज्ड। ठीक, अब देखते हैं व्हाई शुड मील्स आर गिवन, क्यों दे रहे हैं हम मील्स। पहला क्या है, इन इंडिया द स्कूल चिल्ड्रंस फ्रॉम 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और इंडिया के अंदर स्कूल चिल्ड्रंस है उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 1/3 है। नेक्स्ट, चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हैंस न्यूट्रिशनल केयर इज नीडेड। और जो चाइल्डहुड का जो पीरियड रहता है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, इसलिए उनके क्या करना होता है, उनकी न्यूट्रिशनल केयर को भी ध्यान में रखना होता है। इसीलिए एक तो इसलिए भी हमें स्कूल मील देना होता है बच्चों को, ठीक है। Next, school meal provides best opportunity for nutritional education for removing prejudices and improving good dietary habits। और स्कूल मील हम और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, एक तो ये कि उनको बच्चों को भी और उनकी फैमिली मेंबर्स को भी एक तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ में जो कम्युनिटी के अंदर जो मिसकंसेप्शन और जो गलत अवधारणाएं या धारणाएं जो बनी हुई हैं वो उनसे भी क्या होगा, उन्हें उसके बारे में ही पता चलेगा कि जो मान्यताएं हैं वो कैसी हैं, गलत है। और साथ में इम्पार्टिंग गुड डाइटरी हैबिट्स, और उनमें कैसी हैबिट्स बनेंगी खाने के प्रति, अच्छी आदतें पैदा होंगी। नेक्स्ट, स्कूल मील ऑल्सो प्रोवाइड बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड शेयर फीडिंग पैटर्न विद इन द ग्रुप। और साथ में जो स्कूल मील है वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या सीखना, कि हम आपस में शेयर करना। ओके, अब हम देखते हैं एक नर्स का क्या रोल है मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो देखिए नर्स के रोल आपने पढ़े ही होंगे। तो द रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, असेसमेंट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन होता है या नहीं। असेसमेंट में क्या करेगी, वो बच्चों का क्या करेगी, 1 to 5 क्लास के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनका हेल्थ असेसमेंट करेगी। ओके, हेल्थ असेसमेंट में क्या करेगी, बच्चों की हाइट देखेगी, वेट देखेगी, आर्म सरकमफेरेंस देखेगी, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेगी पूरा। ठीक, इसके साथ ही फिर वो क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, प्लानिंग बनाएगी, और साथ में फिर उसको प्लानिंग को क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, है ना। और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद फिर वो क्या देखेगी कि इवेल्युएशन, उसने जो प्लानिंग बनाई थी जिनको बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उसका रिजल्ट कैसा आया, वो प्लानिंग उसकी कितने किस रेट तक, किस क्या रेट है, सक्सेस रेट रहा उसकी प्लानिंग का। ओके, और लास्ट में वो क्या देगी, न्यूट्रिशन एजुकेशन। ओके, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं आईसीडी प्रोग्राम्स। आईसीडी प्रोग्राम, आईसीडी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, आईसीडीएस। आईसीडीएस कब स्टार्ट किया गया था, 1975। और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है सन और किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फूड, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, किसके द्वारा, सोशल वेलफेयर के द्वारा। ठीक, आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंटीग्रेटेड पैकेज फॉर चाइल्ड वेलफेयर। और बच्चों के विकास के लिए, कल्याण के लिए ये जो पैकेज था वो मिक्स पैकेज था ना, बहुत सारी चीजों का इस पर ध्यान रखा गया। ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एक्सेप्ट वाले। ओके, देखिए पहला पहला क्या उसका क्या पैकेज है, पहला क्या उद्देश्य था उसका, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ओके, दूसरा था इम्यूनाइजेशन कराना, तीसरा था ग्रोथ की मॉनिटरिंग करना बच्चों की, चौथा था हेल्थ का चेकअप कराना बच्चों का, पांचवा मेडिकल रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, अगर कोई बच्चा माल नरिश्ड है तो उसको एनआरसी में भेजना। एनआरसी का मतलब पता है सभी को,
वेरी गुड, ओके, एनआरसी के अंदर भेजना। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर वुमेन्स, और न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन देना। कैसी वुमेन्स को, किस प्रकार की वुमेन्स को? ऐसी माओ को जो या तो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन के पीरियड में चल रही हैं। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 years एंड फॉर प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स इन रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल एरिया। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस अप टू कितनी, 6 years तक के बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेशन मदर या नर्सिंग मदर्स को। ठीक है, अब वो इनमें से क्या दे देगा आपको? वो आपसे पूछेगा कि क्या हो गया। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण एरिया, अर्बन का मीन्स होता है शहरी, ट्राइबल एरियाज मीन्स होता है पहाड़ी और जंगलों वाले जो दूर दराज के एरिया है ना। हाँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें से वो आपसे पूछ लेगा कि ऑल दीज ऑल द फॉलोइंग पॉइंट्स द गोल्स ऑफ आईसीडीज इज एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा गोल आईसीडी का नहीं होगा? फर्स्ट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, या फिर या फिर मेडिकल रेफरल सर्विसेज, या लास्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। टू प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आईसीडी का काम नहीं है। ओके, आईसीडी के ये फॉलोइंग पॉइंट्स है, बस इनको आपको रिमाइंड रखना है। ओके, आगे बढ़े। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं आईसीडी के क्या ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप। कितने से कितनी उम्र के बच्चों का? इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, टू ले फाउंडेशंस फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और एक लेआउट बनाना, एक प्लानिंग बनाना बच्चों के किस किस प्रकार के किस प्रकार का डेवलपमेंट करना है हमें बच्चों का, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल। आगे देखिए, टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे। हमें किस चीज को रिड्यूस करना है? मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट और माल न्यूट्रिशन की रेट को। ठीक, नेक्स्ट, टू अचीव एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट वर्किंग फॉर द प्रमोशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और जो डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट चाइल्ड वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर, उनको साथ में मिलाकर, है ना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना और अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव करना। ओके, next, to enhance the capabilities of the mother and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education। और enhance करना, क्या करना? enhance मीन्स होता है बढ़ाना। किसकी कैपेबिलिटीज को? जो माँ है और माँ है, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना कि वो बच्चों के न्यूट्रिशन की नीड की आवश्यकताओं को समझे और उनको अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और उनको हेल्थ एजुकेशन दे। ओके, ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ओके, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें सिर्फ ये पढ़ना है कि सर्विसेज है, टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं और किसके द्वारा ये सर्विस दी है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन किसके द्वारा दिया जाता है? ओके, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, रेफरल सर्विसेज किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं? प्री स्कूल एजुकेशन किसके द्वारा दी जाती है?
नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, अब देखिए आगे, द एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ आईसीडीएस। देखो क्या ये इंपोर्टेंट है, यहां से याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। द एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ आईसीडीएस प्रोजेक्ट इज द कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक अंडर द चार्ज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। जो आईसीडीएस का प्रोजेक्ट है उसके कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट का ब्लॉक जो रहता है उसका इंचार्ज या चार्ज किसके पास रहता है? किसी कम्युनिटी के अंदर जो आंगनवाड़ी पाई जाती है उन आंगनवाड़ियों का जो ब्लॉक रहता है पूरा, उस ब्लॉक के अंदर जितनी भी आंगनवाड़ी पाई जाती है उन आंगनवाड़ियों का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है? सी सीडीपीओ, जिसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ओके, आगे, द अर्बन एंड रूरल प्रोजेक्ट हैज द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख एंड द ट्राइबल प्रोजेक्ट अबाउट 35,000। इंपोर्टेंट है, वो पूछ लेगा कि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन का कितना रेस कितना रहती है? 1 लाख। और ट्राइबल प्रोजेक्ट में कितनी रहती है? 35,000। एंड द फोकल पॉइंट फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अंडर द आईसीएस स्कीम ऑफ द आंगन। अब वो आपसे पूछेगा आंगनवाड़ी वर्कर है। हेलो, जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो किसके अंदर काम करती है? किस प्रोग्राम के अंतर्गत काम करती है वो? आईसीडीएस के अंदर। एंड सिलेक्टेड फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी आ सुपरवाइजर, मुखिया सेविका इज रिस्पॉन्सिबल। और मुखिया सेविका जो रहती है वो कितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर होती है? 20 से 25 आंगनवाड़ियों के ऊपर एक मुख्य सेविका होती है जिसको हम सुपरवाइजर बोलते हैं, किसकी? आंगनवाड़ियों की। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर के क्या फंक्शन है। देखिए कि आंगनवाड़ी वर्कर सर्वे करती है कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के अंदर, और बेनिफिशरीज को ढूंढती है कि ऐसे कौन कौन सी माएँ जो प्रेग्नेंट हैं, ऐसी कौन सी हैं जिनको जिनको प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, या फिर जिनकी डिलीवरी हुई है, इन सब की बेनिफिशरीज हैं उनको ढूंढती है और साथ में कम्युनिटी में क्या करती हैं वो? सर्वे। ओके, इंपोर्टेंट है आंगनवाड़ी के फंक्शन, याद रखना। नेक्स्ट, दूसरा क्या काम है? असिस्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्थ स्टेटस। किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असिस्ट करेंगी वो? किसका हेल्थ स्टेटस चेक करेंगी? बच्चों का, प्रेग्नेंट मदर का और लैक्टेशन मदर का। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक्टिविटीज फॉर मदर एंड चाइल्ड। और बच्चों और माँ के लिए ऑर्गेनाइज करना कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करना रिगार्डिंग उनकी हेल्थ। ओके, एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, असिस्ट पीएससी स्टाफ इन द प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। और पीएससी के स्टाफ को क्या करना? असिस्ट करना, हेल्प कराना, किस चीज में? हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना कम्युनिटी के अंदर। जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है तो वैक्सीनेशन में बच्चों का जैसे इम्यूनाइजेशन हो रहा है तो उसमें आंगनवाड़ी वर्कर का भी होना जरूरी रहता है कि नहीं, कि वो भी आए, उसके आस उसके जो क्षेत्र है वहां पर कितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर आए, कितनी प्रेग्नेंट मदर है उनका हेल्थ स्टेटस, हेल्थ असेसमेंट कराए वो, है ना। नेक्स्ट, मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, फीडिंग एंड प्री स्कूल अटेंडेंस। और कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना? इम्यूनाइजेशन, हाँ। नेक्स्ट, वर्क्स फॉर अदर कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज जैसे फैमिली। और कैसे वर्क करना? फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग भी क्या करना? लोगों को एजुकेशन देना और उन्हें अवेयर करना। ठीक, नेक्स्ट, मीडिएशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल स्कूल, हेल्थ स्टाफ एंड कम्युनिटी। और किसके बीच में एक वो मीडिएटर का काम करती हैं? हेल्थ अथॉरिटीज और
कम्युनिटी के बीच में, लोकल स्कूल्स और हेल्थ स्टाफ के बीच का है। ओके, कोई दिक्कत इसमें यहां तक? ओके, अब देखिए क्या है। अब है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की आईसीडीएस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो पहली कौन सी है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड एट गिवन 300 डेज ऑफ ईयर। और आईसीडीएस के अंदर कितने दिनों तक खाना दिया जाता है? कितने डेज? 300 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। और साथ में चिल्ड्रंस आर वेट एवरी मंथ, और बच्चों का हर मंथ क्या करना होता है? वेट और रिकॉर्ड करना होता है, रोड टू हेल्थ का, ठीक है। और मदर्स को न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाती है। दूसरा क्या फंक्शन है, दूसरी सर्विस क्या है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। इट गिवन 15 टू 45 ईयर्स नर्सिंग मदर एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स। ओके, 15 से 45 साल की जो प्रेग्नेंट मदर है या लैक्टेशन मदर है, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन एजुकेशन देना। ओके, नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस इज बीइंग डन। और क्या करना? इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना। प्रेग्नेंट मदर में किस किस की इम्यूनाइजेशन किया जाता है? कौन कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं? टीटी, टिटनेस टॉक्साइड के कितने कितने डोज लगते हैं? कब लगते हैं? ओके, चलिए आगे देखिए। हेल्थ चेकअप करना। ओके, it includes antenatal, postnatal care mothers and care of the newborns, infants and under 5 years children. Okay, और इसके साथ ही क्या करना, जो मदर्स हैं उनके भी क्या करना? चेक करना। हाई रिस्क मदर्स को, बच्चों को ढूंढना, उनको रेफर करना। ये सारी चीजें क्या करना? हेल्थ चेकअप करना, ठीक। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, ठीक। जिस और डेवलप करना डिजायरेबल एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ पैटर्न, बिहेवियर्स एंड लोकल इनएक्सपेंसिव टॉयज एंड मटेरियल्स आर यूज। और उनको बच्चों को खिलौने प्रोवाइड कराना, ठीक है। उनका बिहेवियर मॉडिफाई करना, उनके वैल्यूज एटीट्यूड्स को बनाना। ओके, ठीक है, समझ में आया इतना? अब नर्स के क्या काम होते हैं? रोल ऑफ नर्स इन आईसीडीएस, एक तो रहेगा ट्रेनिंग, सुपरविजन और इवैल्यूएशन, और नेक्स्ट होता है हेल्थ एजुकेशन। ओके, क्या क्या काम रहता है? ट्रेनिंग करना, सुपरविजन करना, इवैल्यूएशन करना, और साथ में क्या करना? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा, डायरिया के लिए ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? अरे पॉजिटिव एजेंट नहीं पूछा, डायरिया अगर किसी को है तो डायरिया में आप ओआरएस का पूरा नाम बताओ। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, ओआरएस प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। हमारी ये जो यूनिट थी, यूनिट कौन सी? फर्स्ट यूनिट ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे जब हम कल पढ़ेंगे? तो यूनिट सेकेंड, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ओके, अब मैं आपसे कौन सी यूनिट मैंने बोला था घर से पढ़ के आने के लिए? थर्ड यूनिट पढ़ के आए हैं? पूछूं मैं, बताएंगे? ओके, तो ट्रोकोमा इज द डिजीज, विच टाइप्स ऑफ डिजीज? वाटर वॉश डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, या बोथ, या नन ऑफ दीज? वाटर वॉश डिजीज। ओके, नेक्स्ट बताना मुझे।
which which method of household purification of water is used in emergency conditions? Iodine. ओके, नेक्स्ट बताना मुझे, which chemicals used for the disinfestations of fruits and vegetables? Iodine, potassium permanganate. ओके, ओके ठीक. For the examination of the water, the laboratory bottles या glass bottles are called. जब हम वाटर का एग्जामिनेशन करने के लिए लेबोरेटरी से जो ग्लास बोतल जो यूज करते हैं उसका क्या नाम है? विंचेस्टर ओवर्ट बोतल. ओके. Which types of examination the polythene bottles should be prepared? किस प्रकार के एग्जामिनेशन में पॉलीथीन जो बोतल है उसको प्रिपेयर किया जाता है? रेडियोलॉजिकल केसेस में. ओके, ओके नेक्स्ट आगे मुझे बताना, फ्री रेसिड्यूअल क्लोरीन अमाउंट्स का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑर्थो टॉलरेंस आर्सेनाइड टेस्ट, ओटीए. ओके, सही है ठीक. The Bhopal gas tragedy is the example of the which types of air pollution effects? Acute or immediate effects, delayed और chronic effects, या global effects, या फिर none of these? कौन सा था? गलत. इमीडिएट या फिर एक्यूट इफेक्ट्स. क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर क्या हुआ था, जैसे ही भोपाल गैस रिसीव हुई थी, लीक हुई थी, तुरंत उसका एक्शन हुआ था. डिलेड था कि इमीडिएट एक्शन था? इमीडिएट था. जो जहां खड़ा था वो वहीं खत्म हो गया, जो सो रहा है वो सोता रह गया, जो चल रहा था वो गिर गया. समझ में आया? तो इमीडिएट एक्शन था ये कि डिले था? इमीडिएट. तो ये किसमें आएगा? भोपाल गैस ट्रेजेडी किसका एग्जांपल है? इमीडिएट इफेक्ट्स का एयर पॉल्यूशन का. ठीक है. अब सीओ अब सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियाटिस, लंग कैंसर, ये किसके एग्जांपल है? किस टाइप के एयर पॉल्यूशन के एग्जांपल है? इमीडिएट या क्रॉनिक? एक्यूट नहीं होगा, डिलेड या क्रॉनिक इफेक्ट्स हैं. ओके, ओके. अब मुझे बताइए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण क्या क्या हो रहा है? ऑप्शन सुनिए. इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन, increase sea level resulting flood, smoke formation, increase skin cancers, या फिर all of the above? अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, वॉइस कट रही है मेरी.